एपिसोड 49 की शुरुआत एक मीटिंग से होती है जहां सब कार की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने अपने आइडियाज बताते हैं। तो जेजे भी अपना आइडिया बताते हुए कहता है, क्यों ना हम कार को खाई में फेंक दे, फिर हम ये दिखाएंगे कि कार में लोग अभी भी सेफ है। फिर उन्हें खाने के लिए वहाँ कुछ जानवर आ जाते हैं जैसे कि शेर, चीता, मगरमच्छ, डायनासोर वगैरह वगैरह। इसी बीच हम उनकी डरावनी आवाजें भी निकालेंगे और हम यहाँ ये बताएंगे कि लाख कोशिशों के बाद भी वो जानवर उन लोगों को नहीं खा पाए क्योंकि वो कार सेफ है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया मिस डेरेन? तो डेरेन कहती है, जे बेवकूफ तो तुम पहले से ही थे, पर आज पता चला कि तुम गधे भी हो। हम कार को ऊपर से गिराएंगे तो कार बचेगी कहाँ? हाँ, हमें कंपनी का प्रोडक्ट बिकाना है, कंपनी को सड़क पर नहीं लाना है। जे फिर डेरेन सनम को आइडिया पूछती है पर उसका ध्यान नहीं होता है, ना ही वो कोई आइडिया बताती है। तो डेरेन उसे कहती है, सनम तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटर की इंटर्नशिप सिर्फ 1 महीने की ही थी। अगर तुम्हें तुम्हारी पोजीशन पर टिके रहना है तो तुम्हें फोकस करना होगा। जाओ, जाके हम सबके लिए कॉफी लेकर आओ, जाओ। फिर सनम कॉफी बनाने चली जाती है तो लायला उसे कहती है, अरे तुम क्यों ये काम कर रही हो? हाँ, डेरेन ने तो नहीं कहा है ना ये तुमसे करने के लिए। सनम, तुम ना उसे ज्यादा भाव मत दिया करो। फिर सीन मोहल्ले में शिफ्ट होता है जहाँ 2 औरतें निहात और मिल्की वे को देखकर सनम के बारे में जिस टॉपिक पर वो बोल रही थी वो तुरंत बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिल्की वे कहती है, हमारे मोहल्ले में जरूर कुछ हुआ है, मैं पूछ कर आती हूँ। तो निहात पापा कहते हैं, नहीं मिल्की वे मत जाओ, वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। इतने में ही अयान वहाँ आ जाती है तो मिल्की वे उससे कहती है, मोहल्ले में क्या बातें चल रही है? तो अयान कहती है, पता नहीं, बस कुछ बेवकूफ लोग ये बोल रहे हैं कि सनम डिप्रेशन में है। तो मिल्की वे कहती है, क्या सनम सच में डिप्रेशन में है क्या? तो अयान कहती है, अरे नहीं आंटी, उन लोगों ने बस सनम को सैड देखा होगा इसलिए उन्होंने कहानियां बना ली है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां डेरेन जान के साथ चली जाती है। तो ये देखकर सनम को बहुत ही बुरा फील होता है। फिर सीन मेलहात पर शिफ्ट होता है। वो अयान से कहती है, अरे उस्मान को गांव भेज दो वरना वो नहीं बचेगा। एक काला सा माफिया है जो सनम से प्यार करता है, वो उस्मान को मारने वाला है। तुम जाओ और जल्दी से उसे बचाओ, जाओ। तो ये सुनकर अयान बहुत ही डर जाती है और उस्मान को बचाने वहां से भाग जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है जहां वो एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाती है। तो ये सब जान देख लेता है। फिर सनम उस बूढ़ी औरत को सड़क के पार छोड़ देती है और जैसे ही पलटती है उसकी नज़र मिस्टर जान से टकरा जाती है और फिर उसे अचानक से बस दिखती है। तो वो भागते हुए जोर से चिल्लाती है, अरे ज़रा बस रोकना। तो इतने में ही सामने से कार आती है। वो कार सनम को हिट करने ही वाली होती है कि जान सनम को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। फिर वो दोनों भी बहुत करीब आ जाते हैं लेकिन बस रुकी होती है इसलिए सनम उसमें बैठकर चली जाती है। वहीं दूर से डेरेन सनम और जान को एक साथ देखकर बुरा फील करती है। इतने में ही कंपनी में मुराद आता है सीमेंट डिपार्टमेंट के ओर से और एमरे भी उसे दूर से देख लेता है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। वो उस्मान को कॉल करती है पर उस्मान फ़ोन नहीं उठाता है। इतने में ही पीछे से उस्मान खुद आ जाता है तो अयान उसे देखकर गले लग जाती है और कहती है, भाई तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? तो उस्मान कहता है, अरे मैं तो डिलीवरी करने गया था। क्यों, क्या हुआ? तो अयान कहती है, सच कहो, उन लोगों ने तुम्हें धमकी तो नहीं दी है ना? तो उस्मान कहता है, हाँ दी है, एक कस्टमर ने दी 5 मिनट पहले। उसने कहा अगर मीट के भाव कम नहीं हुए तो घास खाना पड़ेगा। तो अयान कहती है, भाई मजाक क्यों कर रहे हो? हाँ। तो उस्मान कहता है, पागल, कोई मुझे धमका सकता है क्या भला? फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है। उसे आइलिन फ़ोन करके बोर मारती है तो वो कहता है, आइलिन सीमेंट डिपार्टमेंट के CEO आए हुए हैं लगता, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं इसलिए मैं पेपर्स अरेंज कर रहा हूँ, बाकी की बात बाद में करते हैं। ऐसा कहकर एमरे फ़ोन काट देता है। फिर सीन जान और मुराद पर शिफ्ट होता है जहाँ जान मुराद से कहता है, क्या हुआ, तुम काफ़ी स्ट्रेस लग रहे हो? तो मुराद कहता है, जान तुम मेरे दोस्त हो, तुम जानते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है सीमेंट के डिपार्टमेंट का CEO बनने के लिए। मैंने कभी भी अपने दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाया। बिजनेस टेक ओवर करने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं।
इतने में ही अंदर एमरे आ जाता है और मुराद से मिलता है। तो एमरे को यूं अचानक देखकर जान शॉक हो जाता है। तो एमरे कहता है, सर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं ना, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो मुराद कहता है, हाँ आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, पर मुझे ये पता चला है कि जान तुम्हारी कंपनी से मेरी जनरल मैनेजर को किसी ने रिश्वत दी है। तो जान गुस्सा होकर कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारी कंपनी से कभी मिला तक नहीं हूँ, किसे जानता तक नहीं हूँ मैं वहाँ पे। तो मुराद कहता है, मेरा मैनेजर कल भाग गया और उसने जाते जाते एक लेटर छोड़ दिया जिसमें सारी कंपनीज के नाम है, जिन्होंने पैसे दिए हैं उन सारी कंपनीज के नाम उस लेटर में मेंशन है और उसमें से एक नाम तुम्हारी कंपनी का भी है जान। तो जान कहता है, ये नहीं हो सकता, हम कभी भी इलीगल काम नहीं करते हैं। तो मुराद कहता है, जान मैं 100% श्योर हूँ, मैं तो रकम तक जानता हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे जान। तो जान कहता है, मैं ये नहीं जानता हूँ मुराद कि ये किसने किया है, पर मैं इन्वेस्टिगेशन करके ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करूँगा। तो मुराद कहता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मुराद के जाते ही जान एमरे के ओर देखकर उससे पूछता है, क्या ये तुमने किया है? तो बेशर्म एमरे जान के आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ ये मेरा काम है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो रास्ते से अकेली जा रही होती है तो अयान उसे फ़ोन करके माफिया वाली बात बताती है। तो सनम कहती है, अयान मैं घर पर आकर बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। इतने में ही आरक्यू सनम को रास्ते में देखकर कार रोक लेता है। तो सनम उससे कहती है, वो मैं रेफरेंस बुक के लिए आपके यहाँ ही आ रही थी। तो आरक्यू सनम को अकेला देखकर पूछता है, जान कहाँ है? तो सनम कहती है, वो नहीं आए। तो आरक्यू कहता है, फिर तुम क्यों आई हो? हाँ मैंने किसी को भेज दिया होता, तुम इतना चलकर क्यों आई? तो सनम कहती है, मिस्टर जान ने मुझे भेजा है, बस इसलिए मैं आ गई। तो आरक्यू कहता है, सनम तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ काँप रही है, चलो कहीं चलकर बात करते हैं, चलो। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो अपना आपा खोकर ऑफिस में सारा सामान तहस नहस करने लगता है। तो एमरे से ये सब करते हुए वो कहता है, तुमने सब हमारे पैसे जमा करके उस आदमी को दे दिए और मुझे बताया तक नहीं। तो एमरे कहता है, भाई मैंने बताया था कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है हमें। तो जान कहता है, तो इसलिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तूने रिश्वत दे दी? इतना कैसे लालची है रे तू? फिर ये सब तमाशा ऑफिस में सब लोग बाहर से देख रहे होते हैं। तो जेजे कहता है, चुप रहो, दरअसल मैंने जुबान पढ़ने का कोर्स किया है, मैं अभी बताता हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। मिस्टर एमरे बोल रहे हैं, आई लव यू मिस्टर जान, और जान ने भी कहा आई लव यू एमरे, और अब शायद दोनों भी गले लगने वाले हैं। ये सब सुनकर डैरेन जेजे को अजीब सा रिएक्शन देती है। तो जेजे कहता है, आई एम सॉरी, वैसे ये कोर्स मैंने पूरा नहीं किया था, बीच में से ही छोड़ दिया था ना, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गुलिस कहती है, अरे मुझे तो लग रहा है कि वो लोग आइलैंड को लेकर झगड़ रहे हैं। फिर डैरेन को जेंग का फ़ोन आता है। वो कहता है, हम साथ काम नहीं कर सकते। तो डैरेन कहती है, पर कैसे? देखिए हमने सबको ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, किसी की पेमेंट बाकी नहीं है। फिर जान एमरे से कहता है, तुमने कंपनी की रेपुटेशन को खाक कर दिया है एमरे। तो एमरे कहता है, मैंने ये सब नहीं किया है, तुमने किया है, तुम यहाँ से चले जाओ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जान कहता है, मैं इस कंपनी को तेरे गंदे हाथों में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ एमरे, जब तक डैड नहीं आ जाते मैं यहीं पर रहूँगा। तो एमरे कहता है, देखो भाई हमें पैसे चाहिए, हमें वो मॉम के शेयर बेचकर मिल सकते हैं। तो जान कहता है, एमरे दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तो एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम और आरक्यू पर शिफ्ट होता है, जहाँ आरक्यू सनम से कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ सनम, वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ़ नहीं करता है। तो सनम कहती है, नहीं मैं उनकी माफ़ी का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं तो उन्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये किन हालातों में किया था, तभी वो मुझे माफ़ कर पाएंगे। तो आरक्यू को सनम की हालत पर दया आ जाती है और वो कहता है, सनम तुम मुझे बताओ कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो सनम कहती है, अरे नहीं आरक्यू भाई, आपने मेरी बात सुनी इसके लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। फिर सीन मोहल्ले में शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग पैनिक हो जाते हैं मेलहात की अफवाह की वजह से।
उन्हें लगता है कि उनके मोहल्ले में अटैक होने वाला है, इसलिए मुजो एंट्रांस लॉक करने की बात करता है। फिर आयसुन कहती है हमें ये बात मिल्की वे को बता देनी चाहिए। तो मेलहात कहती है अरे नहीं नहीं, निहात को हार्ट प्रॉब्लम है, हम ये सच्चाई उसे नहीं बता सकते। इतने में ही निहात और मिल्की वे वहाँ आ जाते हैं। तो मेलहात उन्हें माफिया वाली बात बता देती है। तो ये कहानी सुनकर निहात और मिल्की वे हंसने लगते हैं और मेलहात से कहते हैं ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, सनेम तो अपने ऑफिस में है, चलो जाओ अभी यहाँ से। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां न्यूज़ में हर जगह इंटरनेट पर यह खबर फैल जाती है कि जॉन डेविड और फिक्री हरी का कंपनी बर्बाद हो चुकी है, दिवाला निकल गया है। तो गुलिस कहती है मिस डेरन, मेरी मिस्टर फैब्री से बात नहीं हो पा रही है, सारे कैंपेन कैंसिल हो गए हैं। मिस डेरन, हमने सिर्फ 10 मिनट में सारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट को खो दिया है। तो लायला कहती है मिस डेरन, कर्जदारों के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, अब हम क्या करें। फिर डेरन ये सब जान से कहती है तो जान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब अगर कोई भी कॉल करे तो उसे मेरे फ़ोन पर डाइवर्ट कर देना। इतने में ही जेजे आता है और कहता है मिस डेरन, नीचे कुछ लोग आए हैं। तो डेरन कहती है दरवाज़ा लॉक कर दो। फिर सीन निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहां मुजो उन्हें माफिया से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक मशीन, स्प्रे और हैंडकफ दिखाता है। तो ये सब निहात और मिल्की वे देखकर काफ़ी डर जाते हैं और मुजो को दुकान से बाहर निकाल देते हैं। इतने में ही एक लग्जरी ब्लैक कार में एक आदमी सनेम के शॉप के पास आता है, जो बिल्कुल माफिया जैसा दिख रहा होता है। फिर वो निहात से पूछता है मिस सनेम यही रहती है क्या। तो निहात पापा कहते हैं हाँ वो यही रहती है, पर आप कौन है, क्या आप मिस्टर जान के ऑफिस से आए हैं। तो जान का नाम सुनते से ही वो आदमी भाग जाता है। फिर उसके गाड़ी का नंबर मुजो नोट कर लेता है। फिर ये सब देखकर अब की बार तो निहात और मिल्की वे सच में डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डेरन जान से कहती है हमें सबके पेमेंट्स करने हैं, बैंक में पैसे नहीं है और कोई भी हमें लोन देने के लिए नहीं तैयार है, तो क्या हम डैड से बात करें। तो जान कहता है नहीं, अगर उन्हें पता चला तो वो मर जाएंगे। तो डेरन कहती है ठीक है, तो फिर मैं ही कस्टमर से बात कर लेती हूँ। फिर इतने में ही सनेम को किसी का फ़ोन आता है, तो वो मिस्टर जान को दे देती है और जिस तरह जान उसे हैंडल करता है ये सब देखकर सनेम के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कितनी बेबस हो चुकी है कि वो अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। फिर सनेम बाहर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे फ़ोन करके कहती है सनेम तुम्हारे लिए एक आदमी आया था, कौन है वो, हाँ कहीं वो माफिया से तो नहीं है। तो सनेम कहती है अरे माँ ये क्या बोल रही हो तुम, मैं क्या कोई गैंगस्टर हूँ क्या जो मेरे पीछे कोई माफिया आएगा, वो कोई और सनेम होगी जिसे वो ढूंढ रहा होगा। ऐसा कहकर सनेम फ़ोन कट कर देती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ जान सबसे मीटिंग में कहता है जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता तब तक के लिए कोई भी कंपनी में नहीं आएगा, कल से आप लोगों की छुट्टी है। तो जेजे ये सब सुनकर पैनिक हो जाता है और सनेम से कहता है देखो हम सब लोगों को ये इनडायरेक्टली काम पर से निकाल रहे हैं। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन एमरे से कहती है डार्लिंग तुम्हें फिर से जान का विश्वास जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिश्वत वाला सारा ब्लेम तुम जान पर डाल दो, ऐसा करने से तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी और जान शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाएगा, फिर सारे कस्टमर्स हमारी कंपनी को मिल जाएंगे। तो एमरे कहता है बस करो आइलिन, बहुत हो रहा है, वो मेरे डैड की कंपनी है और जान मेरा भाई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम इस घर को बेचकर पैसा ला सकते हैं। तो आइलिन कहती है नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, ये घर मेरा है। तो एमरे कहता है तुमने तो कहा था कि मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगी। तो आइलिन कहती है तुम्हारा साथ देने के लिए मैं बेघर नहीं हो सकती एमरे। तो एमरे ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधे लायला को फ़ोन करके बुलाता है। तो लायला सनेम से कहती है सनेम मुझे ऑफिस से कॉल आया है, मैं घर नहीं जा सकती, तुम चली जाओ। ऐसा कहकर लायला सनेम को सड़क पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर सनेम जा ही रही होती है कि वही वाली ब्लैक वाली कार उसके सामने आकर रुक जाती है। फिर उस कार का शीशा खुलता है तो सनेम उसमें मिस्टर फैब्री को देखती है। बूढ़ा फैब्री बराबर मौके का फ़ायदा उठाने सनेम के पास पहुंच जाता है
और सनम को कार में बैठने के लिए इंसिस्ट करता है तो सनम बैठ जाती है। फिर फैब्री कहता है, मिस सनम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें तो पता ही है ना कि हम बहुत जल्द एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। तो सनम कहती है, हाँ पता है, हम उस पर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फैब्री कहता है, देखो सनम, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी खास नहीं है, इसलिए मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसकी खुशबू सबको मोह ले, कुछ ऐसी खुशबू जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा हो। मतलब सनम, मैं तुम्हारे खुशबू की बात कर रहा हूँ। तो सनम को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, वो मन ही मन में कहती है, अरे यार, मेरे अंदर तो लंगूरों की खुशबू है, ये सब के सब मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं। फिर वो कहती है, क्या खुशबू? मेरी खुशबू? मतलब मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर फैब्री। तो फैब्री कहता है, जब उस दिन मैंने तुम्हारे साथ डांस किया था, तुम्हारा बदन महक रहा था। क्या वो परफ्यूम तुमने घर पर बनाया था? तो सनम कहती है, हाँ, पर वो परफ्यूम नहीं है, क्रीम है। ठरकी बुढ़ाऊ को क्रीम और परफ्यूम का तक फ़र्क नहीं पता है। तो फैब्रिक कहता है, क्या कुछ कहा आपने मिस सनम? तो सनम कहती है, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर फैब्रिक कहता है, खैर छोड़ो सनम, हम उस क्रीम को परफ्यूम में बदल सकते हैं लैब में। अगर तुम चाहो तो हमारी टीम ज्वाइन कर सकती हो, हम साथ में काम कर सकते हैं। तो सनम कहती है, मिस्टर फैब्री, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, पर शायद वक्त अभी सही नहीं चल रहा है। तो फैब्री कहता है, सनम देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, दरअसल वक्त नहीं, डिसीजंस गलत होते हैं। तो सनम कहती है, मिस्टर फैब्री, शायद आपको पता नहीं है, पर हमारी कंपनी अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चल रही है। तो फैब्री कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो सनम कहती है, सब बोल रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और मैं इस हालात में अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकती। तो इतने में ही फैब्री की भामटी नज़र सनम के हाथों पर गिरती है। तो वो कहता है, सनम, तुम्हारी रिंग कहाँ है? हाँ। तो सनम कहती है, वो एक्चुअली मेरा और मिस्टर जान का जो साथ था वो ख़त्म हो गया। तो ये सुनकर फैब्री झूठी हमदर्दी जताता है और कहता है, ठीक है सनम, तुम चाहो तो उसी कंपनी में काम करो जान के साथ, लेकिन मुझे वो परफ्यूम चाहिए, इसलिए जब भी तुम फ्री रहो हम इस पर काम कर सकते हैं और मैं तुम्हें इसके लिए काफ़ी पैसे दूंगा। क्या बोलती हो तुम? लगे तो तुम तुम्हारा घर आने तक सोच सकती हो सनम। तो सनम कहती है, ठीक है मिस्टर फैब्री। तो अब आगे क्या होगा? ये फैब्री यूँ अचानक से कैसे आ गया? क्या ये सच में परफ्यूम के पर्पस से आया है या फिर इसका कोई और ही इरादा है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।